रामपुर के अंदर जितनी घटनाएं हुई, पुलिस की गुंडागर्दी से वोट कट रहे हैं लोगों के, दहशत फैला रही है सरकार। रामपुर में दलित बच्चों के साथ बर्बरताएं हो रही है, मुसलमानों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आज अम्बेडकरवाद मनुवाद की जंग चल रही है। अब की बार 400 पार 4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर ईवीएम ना हो। 400 तो लोग इनकी सभाओं में नहीं होते कुर्सी पे। अभी केरल की एक वीडियो सुबह आ रही है, मोदी जी अकेले में ही हाथ हिला रहे हैं। अगर कहीं पे डंका बज रहा है भारत का तो ये जरूर बज रहा होगा कि देखो बहन बेटियों की क्या इज्जत है। इसके बच्चों का ग्रोथ रेट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कहाँ चला गया। भुखमरी में ये भी डंका बज रहा होगा। 10 साल के अंदर हर काम वो किया जो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और हम लोग संविधान को बचाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रितु। ये चेहरा आपने हमारे चैनल पे कई बार देखा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में के जो प्रशासन है उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। मैम, अभी चुनाव चल रहे हैं 2024 का, तो मीडिया में तो चल रहा है अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? 4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर ईवीएम ना हो। एक बारी करवा के देख लो। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, देखो जो फिल्मी है ना, जो मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो तो 400 पार नहीं, वो तो 543 बोलेंगे हमारी है। बट एक बारी ज़मीन पे उतर के देखो, जहाँ हम रहते हैं दिन रात ज़मीन पे क्या हवा है। डंडे मार के नहीं भगाया है ना, तो बताना 400 डंडे जरूर मिलेंगे पीछे भागते भागते इन लोगों के। 400 तो लोग इनकी सभाओं में नहीं होते कुर्सी पे। अभी केरल की एक वीडियो सुबह आ रही है, मोदी जी अकेले में ही हाथ हिला रहे हैं, और वो 4-5 लोग खड़े हैं, वो देख के हाथ भी नहीं हिला रहे, मतलब देख भी नहीं रहे, वेव भी नहीं कर रहे। तो ये हाल है, ये सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मीडिया अपना है, जो बेचोगे वो बिकेगा। मैम, मोदी जी अपने भाषणों में लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। बाहर विदेशों में भारत का डंका, मुझे नहीं समझ में आता कि वो कौन सा विदेश है जो इन्हीं की आंखों से दिखता है। हमने नहीं देखा कौन से विदेश में। हाँ, चाइना डंका बजा सकता है क्योंकि चाइना को हमारी ज़मीन दे रहे हैं, वो बजा लेगा। इसी तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगवा किया ना। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको क्या कहा नोटिफिकेशन निकाल के कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इंडिया जैसी कंट्री, यूएस और एक और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे इंटरवीन कर सकता है और चुनाव को इफेक्ट कर सकता है अपने जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी तरफ से कुछ उसको सुराग मिल रहे हैं ना कि हाँ चुनाव आने वाला, आप करो ये सारी चीज़ें। क्योंकि मोदी जी तो भाई भाई हैं, तो हमारे जो नुकसान हो रहा है, जो चीज़ें खत्म हो रही हैं, तो विदेश अगर जाए तो एक ही चाइना जैसे देश ही मोदी जी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और जहाँ पे कहीं पे कोई डंका नहीं बज रहा, अगर कहीं पे डंका बज रहा है भारत का तो ये जरूर बज रहा होगा कि देखो बहन बेटियों की क्या इज्जत है। देखो इनकी स्थिति कहाँ होगी। देखो भारत कहाँ था, जिसको एक कॉम्पिटिटिव देश मानते थे हम, आज कहाँ पे आ गया। आज उसकी स्थिति क्या होगी, कितना पीछे चला गया ये। इसकी जीडीपी कहाँ चली गई, इसके बच्चों का ग्रोथ रेट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कहाँ चला गया। भुखमरी में ये भी डंका बज रहा होगा, ये भी डंका बज रहा होगा कि भारत देश जो है भुखमरी में जो छोटे छोटे देश हैं उनको पीछे छोड़ रहा है। ये डंका बज रहा है जरूर, जो कि आप नहीं देख रहे। तो भक्त तो नहीं है ना जो रियलिटी नहीं बोले। आप लोगों पे एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोग जो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल में महंगाई पे, बेरोजगारी पे लगातार सरकार ने काम किया है और जो है इस मामले में जो है भारत जो है पहले से बेहतर हुआ है। मैं समझती हूँ कि वो जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, वो सिर्फ घर बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ना और बस फ़ोन हाथों में फ़ोन है और ये सारी चीज़ें बकवास करना। जो भी इंसान ज़मीन पे है, अगर हम पे आरोप लगाना, तो आप अपनी बहन, अपनी बेटी को हिम्मत करो और भेजो और बोलो। सच के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 229 दिन धरने पे बैठे और पुलिस की बर्बरता उसके साथ हो, और 9 FIR उस पर, और मेरे जो साथी बैठे 9 FIR हम झेल रहे हैं। तो हम डर जाते हैं, हम पीछे बैठ जाते हैं। अगर बोलो, उन आपके चैनल के माध्यम से मैसेज है कि प्लीज़ अपनी माँ बहन बेटी को सड़कों पे उतारो और बोलो संघर्ष करें, अन्याय के खिलाफ इस सरकार से टक्कर लें, इस सरकार से लड़े। इस पुलिस प्रशासन जो खाकी के अंदर भगवा पहना हुआ है, हिम्मत रखो उससे सवाल करने की, उसको उसकी पहचान, उस कानून की जो चोला पहने यूनिफॉर्म, उन्हीं को कानून इम्प्लीमेंट करने पे मजबूर करो। ऐसा करो। हम लोग क्या है ना कि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन्होंने इतना डराया कि उन्होंने अब डरना बंद कर दिया। वो इनकी शरारत समझ के, वो इनका झूठा प्रचार समझ के कि झूठ को इतनी बारी रिपीट करो कि वो सच लगने लगे। हम इनकी वो स्ट्रैटेजी समझ गए कि मूर्ख बनाना है, डिवीजन और रिलीजन की राजनीति करनी है। रिलीजन को, एक धर्म को प्रमोट कर दो और डिवीजन क्रिएट कर दो, नफरतें डाल दो, मॉब लिंचिंग डाल दो। भाई मैं क्यों किसी टोपी वाले से नफरत करूं, मैं क्यों किसी पगड़ी वाले से नफरत करूं, मैं क्यों कोई मंदिर में जाके घंटी बजा रहा हूं उससे नफरत करूं। उसका धर्म है ना, उनको रिलीजियस फ्रीडम है ना। तो हम तो एक होने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। तो ये पेट में चूहे उन्हीं के कूदते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। और
और हमें हमारे पे उंगली वो उठाएंगे जिनका जो ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट है, वो हमें देशभक्ति का वो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। अब सिचुएशन क्या है कि मोदी जी इतने बड़े बड़े कांड करके जो आए हैं, इस तरीके की हरकतें करके, ईवीएम को मैनिपुलेट करके, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके, बहुत सारी एजेंसीज को मैनेज करके, ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करके, पूरे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने लोगों को लगाना, पढ़े लिखे युवाओं को बाहर करना, जो एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं, हर जगह अपने दलालों को फिक्स कर देना। तो इलेक्शन कमीशन तक जिसके अंदर इतना दम नहीं है, अगर तुम्हारा राजा चोर नहीं है तो बोलो ना प्रजा, डेमोक्रेसी में लोगों का राज, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, तो बोलो ना इलेक्शन कमीशन, दम रखो, बोलो चुनाव तो पेपर बैलेट से ही होंगे। तमाम सबूतों के बावजूद हमने दी थी, और हम प्रोपेगेंडा करते हैं, हम ड्रामा करते हैं, हम सड़क पे लटखाते हैं, हम सड़क पे 9 FIR जेल रहे हैं, और उनके जिनके इतने बड़े बड़े कांड हैं उनको क्लीन चिट मिल जाती है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी। ये है इस देश का हाल मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी ने 10 साल के अंदर, बीजेपी सरकार ने, और भी सरकारें थी, लेकिन 10 साल के अंदर हर काम वो किया जो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और हम लोग संविधान को बचाने वाले हैं, देश को बचाने वाले लोग हैं। इसीलिए मूर्ख जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में ये माइक है जो मेन मीडिया का, वो ऐसा प्रचार फैलाते हैं। मोदी जी ने अभी एक इंटरव्यू दिया है एएनआई को, और उसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कहा है कि एक सक्सेस स्टोरी है, और जो लोग इसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कह रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। आपने सुना होगा। देखिए, वो बाद में पछताएंगे, वो तो धमकी दे ही रहे हैं ना, कि जैसे पढ़े लिखे युवाओं को, खासकर अगर मुस्लिम युवा देखो तो कितने जेल में बैठे हैं जिनका कोई गुनाह भी नहीं होगा, बाद में उनका जब करियर खत्म हो जाएगा, जब एक या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनको जेल से रिहा कर देंगे, ऐसे युवाओं को अंदर कर देंगे। तो ये इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। इसके अंदर हिडन धमकी CNRC भी हो सकती है लागू करना, ये भी धमकी हो सकती है कि डिटेंशन कैंप दिख रहा है ना, ये भी धमकी हो सकती है कि जिस तरीके से नंगन अवस्था में मणिपुर की महिला को घुमाया था, उस तरीके से महिलाओं को भी धमकी हो सकती है, देखो अगर बोलोगी तो तुम्हारे साथ ये होगा। इस तरीके से अन्य चीज़ों की धमकियां जो मोदी जी इस भाषा के थ्रू दे रहे हैं, वो ये लोग यही हैं, ये लोग दहशतगर्दी हैं, ये लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग वो गद्दार हैं देश के, जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। इनके एंसेस्टर्स देख लो। और हम जैसे पढ़े लिखे युवा सवाल करते हैं ना, तो एक डिक्टेटर को सवाल क्यों पसंद होगा? एक डेमोक्रेटिक अप्रोच वाले को सवाल पसंद होगा, क्योंकि वो समझ आएगी संविधान को पालना करनी है, इसका भी उतना अधिकार है, मेरा भी उतना अधिकार है। डिक्टेटर तो कहेगा भैया काटो, चलो आओ काटो। मैम, एक सवाल है कि जैसे आप लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, आपने हमेशा अपने आंदोलन में इस बात का जिक्र किया है, और कुछ लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप लोग जिनके साथ हमेशा हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, जो आपके लोग हैं, तो अकेला चुनाव हार नहीं फुटता, तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि संसद में तो भाई एक जो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, तो फिर आप उनके सामने कैसे टिकेंगे अगर जीत भी जाते हैं चुनाव? तो देखिए, चुनाव जीतना हारना सेकेंडरी है। लोगों के अंदर जागरूकता लाना, लोगों को उनके अधिकार के प्रति समझाना, लोगों के अंदर से डर निकालना, सबसे पहली मुहिम हमारी ये है। दूसरी मुहिम हमारी ये है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तीसरी, संविधान बचाओ, घर घर संविधान लेकर आओ। ये जो मैसेज है कि जनता तक जाना बहुत ज़रूरी है। बेईमानी, त्रिशूल, तलवार के दौर में अगर आप ये किताबें और कलम की तरफ लोगों का ध्यान संविधान की तरफ लेके जाओगे, लोगों को उनके अधिकार बताओगे, लोगों को ये बताओगे कि MLA साहब नहीं होता, मंत्री साहब नहीं होता, वो तुम्हारे नौकर हैं, वो तुम्हारे सेवक हैं। लोगों के अंदर जब सोच में ये डालोगे कि सवाल करो, एक साथ सड़कों पे आओ, जब संसद आ रहा है, हमारा सबसे पहला काम ये है। और दूसरी आप बात ये कह रहे हैं कि एक बंदा तो चेहरा होता है ना चुनाव। आप अगर महमूद प्राचा जी की बात कर रहे हैं, तो वो एक ईमानदार चेहरा है, जिसको मुझे नहीं लगता कि 543, मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन ही विल बी द बेस्ट कैंडिडेट लोकसभा में, कि जो कोर्ट में भी और रोड पे भी दोनों कॉम्बिनेशन से इतना मजबूत है, और वो ना ही तो धोखा देगा, ना ही तो छोड़ेंगे। और उनका संसद में जाना इसलिए मजबूत है कि उनके पीछे टीम इतनी मजबूत है, उनके साथ, हम लोग उनके आगे पीछे नहीं, मेरा कहने का मतलब उनके साथ जो पैरेलल काम करते हैं, वो सब एक चेहरा है, वो सब मजबूत है, वो सब लोग, हम जैसे लोग जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों की आवाज़ है, हम लोगों के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है। भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती भारतीय जनता पार्टी, आप जानते भी। अभी उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 10,000 करोड़ का चंदा भी गया है, और बाकी विपक्ष उन पे जो है उनसे इस पर आरोप लगा रहा है कि आपने जो है चंदा दो धंधा लो ये किया है। ये तो चोर पार्टी है, इसको विश्व की बड़ी पार्टी मत कहिए। भारत में वो क्लेम करते हैं कि भारत की बड़ी पार्टी, वो तो सिर्फ इस समय
सत्ता में बैठे हैं इसलिए आप इस क्लेम को कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है, चंदा दो धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने प्रूव कर दिया कि देखो किस तरीके से एक्सपायर्ड बॉन्ड्स भी आपने रिलीज करवा लिए, कैसे पैसा सबसे ज़्यादा इस पार्टी को मिला। अगर पीएम फंड जो लिया था कोरोना काल में, केयर फंड, उसका ही खुलासा खुल जाए ना, तो मोदी जी की पोल पट्टी सामने आ जाए कि क्या लोगों को मारा है स्ट्रैटेजी के थ्रू, खुद लोगों पे अत्याचार किए हैं। और आज अगर कोई इस मशीन का नाम लेता जो वोट मैनिपुलेट करती है, वो भी ऐसे फिक्स कर दिया कि कोई इसका नाम लेगा तो उसके चैनल बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रैटेजी से हो रही हैं। और आपका सवाल है कि अगर आप लोग संसद में जाएंगे तो इतनी बड़ी पार्टी के सामने कैसे, नहीं, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। क्रांति बहुत सारे लोग नहीं करते, भगत सिंह एक थे, अंबेडकर एक थे, तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। जागरूक अगर एक मुख्य चेहरा भी है ना, वो भी संसद को हिलाने का दम रखता है, तरीका पता होना चाहिए। वो क्या, हम क्या करेंगे, हम दहशत तो नहीं फैलाएंगे ना, हम उनसे संविधान को इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे। हम उनको ये बताएंगे कि संविधान के दायरे में रह के आप काम नहीं कर रहे। हम उनके ऊपर जो कानून की उल्लंघना अगर सरकार नहीं करती तो वो भी गैर कानूनी है, कानून की उल्लंघना अगर पुलिस करता है तो वो भी गैर कानूनी है। हम उन्हीं को कानून की पालना करना सिखाएंगे, उन्हीं को संविधान के दायरे में रहना सिखाएंगे। ये काम हम कर रहे हैं। इसीलिए प्राचा जी जैसे लोगों को आगे आना ज़रूरी है। हमने बार बार ये चीज़ कही थी, मैं आज भी गुहार लगाती हूँ कि हमने कहा था कि जो गठबंधन है वो इस कैंडिडेट को सपोर्ट करे। वो टिकट तो नहीं मांग रहा आपसे, वो सपोर्ट मांग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उनके बराबर नहीं। वो क्या कैंडिडेट आपका भला करेंगे, मुझे समझ नहीं आती। जिन कैंडिडेट का खुद ही व्यक्तित्व, खुद ही कभी वो सड़क पे नहीं निकले और वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, अरे वो गोला बारूद बम लेके सब कुछ आपके लिए ख़त्म लेके खड़े हैं। वो उन्होंने संविधान का ढांचा इख्तियार रखा है, उनके बड़े बड़े सारी एजेंसीज को इम्प्लीमेंट करके रखा है, और आप मोहब्बत की दुकान, मतलब ये क्या बात है यार। आपको अगर निकलना है, आपको मुद्दों पे बात करनी है। रामपुर के अंदर जितनी घटनाएं हुई, पुलिस की गुंडागर्दी से वोट कट रहे हैं लोगों के, दहशत फैला रही है सरकार। रामपुर में दलित बच्चों के साथ बर्बरताएं हो रही है, मुसलमानों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। मुझे लगता है पिछड़ा वर्ग, चाहे वो दूसरे वर्ग के भी, ऊंचे वर्ग के भी लोग हों, उनके भी हक अधिकार मारे जा रहे हैं। इस हक अधिकार को बचाने के लिए, पुलिस की गुंडागर्दी यहाँ ख़त्म करने के लिए सिर्फ महमूद प्राचा जी अपने लिए नहीं है। आप देखो कि जिस दिन महमूद प्राचा इस धरती पे यहाँ पे हैं, रामपुर की पुलिस की है, वो देख लो लिमिट, पुलिस ने किसी पे बर्बरता नहीं की अभी तक, और पुलिस कानून मानने पे मजबूर हो गई है, कानून की खुद पालना करने पे, ऑर्डर के बहाने। तो ये इन अ वे जो दूसरे गठबंधन है, जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस को, उनको भी तो सपोर्ट मिल रहा है ना कि उनके साथ भी गुंडागर्दी ना हो। और प्राचा जी का अंत में यही कहूँगी, चुनाव लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो बड़ा दिल तो सामने वाली पार्टीज भी रख सकती थी ना। इन्होंने तो सबके साथ बात करने की कोशिश करी और सबने दिलासा भी दिया कि ऐसा करेंगे कि यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट कैंडिडेट हियर। तो उनको करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये इनका यहाँ पे रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो एंड टाइम पे बीजेपी चोरी करेगी ना, जो ईवीएम में धांधली करेगी, तो एक कैंडिडेट होने के नाते एक बहुत मजबूती हो जाती है जब आप कोर्ट में उस चीज़ को आगे चैलेंज करने के लिए जाते हो। तो ऐसे कैंडिडेट का रामपुर में होना बहुत ज़रूरी है। अनंत हेगड़े साहब जो भाजपा के बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 400 हमें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अगर वो 400 पा जाते हैं तब कैसे आप संविधान बचाएंगे? यही तो मैं बात बता रही हूँ, ये तो जनता को सोचना है ना। हाँ। अगर आपने मार ही खानी है तो फैसला कर लो, लेकिन अगर मार नहीं खानी तो सड़कों पे आओ। तो जो आपके ईमानदार लोग हैं, ईवीएम से भी तो 20% ही वोट मैनिपुलेट हो पाएंगे ना। आप इतना वोट दो, इतना वोटिंग रेट दो, इतना वोट देने के लिए घर से सड़कों से बाहर जाओ कि ये हैरान हो जाए और उनको किक आउट करो। इनको घुसने मत दो अपने गांव में, इनकी रैलीज में मत जाओ, आप इनकी रैलीज खाली कर दो और ज़मीन को इतना मजबूत कर दो कि आपके पास जो लोग भी अवेयर हैं उन लोगों को अवेयर करो, जिनका वोट बना है, जिनके वोट कट रहे हैं, उसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन करो। और मेरा अंत में आपके चैनल के माध्यम से यही सबको कहना है कि जो आपका नेता ना वो ना हो जो आप पे पार्टी थोपे कि हाँ इसे वोट दो। आपका नेता आप खुद चुने। जो सड़कों पे आपकी लड़ाई लड़ते हैं ना, सबसे मजबूत चेहरे होते हैं वो, जो सड़कों पे आपकी लड़ाई लड़ते हैं। जंग के मैदान में आज जंग चल रही है, सच बता रही हूँ। आज अंबेडकरवाद मनुवाद की जंग चल रही है, और अंबेडकरवाद खाली दलितों के लिए नहीं है, पिछड़ों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए अंबेडकर है जिसकी आज बेटी विमान उड़ा रही है ना, जिसकी आज बेटी कलेक्टर, डीसी, डीएम, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बन के, प्रधानमंत्री, आज राष्ट्रपति बन के बैठी हैं, जिनके भी बच्चे बेटियां ये काम कर रही हैं। ये संविधान ने उनको इजाज़त दी है, ये संविधान ने हक दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। तो अगर उनको वो संविधान बचाना है, अम्बेडकर की विचारधारा तो प्रभुत्व भारत को डाइवर्सिटी की विचारधारा ना एक करने की, तो अगर अम्बेडकरवाद मनुवाद के बीच में आज जंग चल रही है तो उस जंग में आपको कूदना पड़ेगा। आपने सुना प्रोफेसर ऋतु को, जो कि अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में बता रहे थे कि जो 2024 का चुनाव है वो मनुवाद और संविधान की लड़ाई है। अगर आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं तो ये बहुत बुरा होगा। तो अपना वोट ऐसे लोगों को दें जो संविधान बचाने की लड़ाई के साथ हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।